हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। 2 पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसमें हमने नॉर्मल एक तो डाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होती है उनके बारे में समझा। देन फिर हमने आपके माउथ का स्ट्रक्चर, माउथ का फंक्शंस, टीथ के बारे में, सलाइवा के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, ईसोफेगस के बारे में समझा। अब यही नली जो आपकी आगे कंटिन्यू होती है, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि एक एलिमेंट्री कैनाल है, एक लंबी सी नली है जिसके अंदर आपका फूड जा रहा है, उसी में डाइजेशन हो रहा है, उसी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो उस नली में हमने अभी तक माउथ और ईसोफेगस को कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट जो आता है स्टमक को। और स्टमक इंटेस्टाइन में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, आप सभी तैयार हैं आज की क्लास के लिए? पूरी जोश और एनर्जी के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा कि आपका फूड जो है वो माउथ से होते हुए, माउथ में आपके क्या है, टिथ है। टिथ ने और सलाइवा ने मिलकर आपके फूड का मैस्टिकेशन कर दिया, च्युइंग किया, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। साथ ही मैकेनिकल डाइजेशन के साथ केमिकल डाइजेशन भी हुआ, वहां पर आपके एंजाइम का एक्शन भी हुआ वहां पर। और वो जो फूड अब क्या बन चुका है, बोलस बन चुका है। तो बोलस हमने किसको कहा? डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब कि कुछ फूड में आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड लिया, उसमें से कुछ का डाइजेशन हुआ है। कुछ का मतलब ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है आपके माउथ के अंदर, पर नॉट कंप्लीट डाइजेशन। पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है, ओनली पार्शियल डाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो फूड का वो मिक्स बना है उसको हमने बोलस कहा है, जिसमें डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड दोनों है। ठीक है। अब ये बोलस कहाँ पर आता है? आपके माउथ से होते हुए आपके ईसोफेगस में आता है। कहाँ पर आता है जी? ईसोफेगस में आता है। तो ईसोफेगस एक नली है जहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये नली आपको दिखाई दे रही है, देखिए, जो आगे जाके आपके कंटिन्यू होती है और क्या बनता है? स्टमक बनता है। तो ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती है, ना कोई एंजाइम्स होता है, बस ये एक पाथवे है जहां से आपका फूड जो है वो, या बोलस जो है वो पास हो रहा है। ठीक है। तो अब ये बोलस आपका ईसोफेगस से कहां पर गया? स्टमक में गया। तो अब हमें जानना है स्टमक के बारे में कि स्टमक के अंदर हमारे फूड का क्या होता है। मिक्सिंग, जो आपका मिक्सर काम करता है, ग्राइंडिंग, ये सारी चीजें जो है आपके स्टमक के अंदर होती है। मिक्सिंग होना, ग्राइंडिंग होना, कुछ डाइजेशन भी होता है आपके स्टमक के अंदर। तो चलिए स्टमक को समझते हैं। स्टमक क्या है, जिसको आप आमाशय कहते हैं, ये एक जे शेप ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन है? जे शेप ऑर्गन। और स्टमक के अंदर क्या आया? बोलस आया, जो कि डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड है। जे शेप, और एक होलो ऑर्गन है, होलो ऑर्गन है जिसके अंदर आपका फूड होता है, जो कि हाईली एसिडिक एरिया होता है आपके स्टमक के अंदर। अब ये क्यों होता है हाईली एसिडिक? कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, या फिर बहुत ज्यादा ही खा लिया आपने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स खा लिए, तो पेट में जलन सी, ज्यादा मिर्ची खा ली तो पेट में जलन होने लगती है। तो वो जलन क्यों होती है उसके बारे में भी हम समझेंगे। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप बात करें स्टमक की, तो स्टमक एक होलो जे शेप्ड ऑर्गन है जिसके अंदर आपका फूड स्टोर होता है। क्या होता है? आपका फूड स्टोर होता है। फूड स्टोर 3 to 4 आवर, यानी कि 3 से 4 घंटे के लिए फूड स्टोर होता है। लेकिन 3 से 4 घंटे में आप यूं मानकर चलिए कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपका डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डाइजेशन डाइजेशन स्टार्ट विद इन 1 to 2 आवर, यानी कि 1 से 2 घंटे के अंदर डाइजेशन जो है आपके स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है। क्या मैम, स्टमक के अंदर भी डाइजेशन होता है? बिल्कुल होता है। अब किस चीज का डाइजेशन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है, लिपिड का होता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप आपके स्टमक का स्ट्रक्चर बना लीजिए। कुछ इस तरीके का आपका स्टमक का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये आपका जे शेप्ड हॉलो ऑर्गन हमने बनाया है। इसका डायग्राम भी मेरे पास है, पर हम बनाकर देखेंगे तो ज्यादा बेटर है, अच्छे से आपको
समझ में आएगा। अब यहाँ से क्या आ रही है, एक नली आ रही है जिसमें आपका फूड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ईसोफेगस से वो सीधा कहाँ पर आता है, आपके स्टमक में आता है। अब यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई एक दरवाजा लगाना पड़ेगा, एक ढक्कन लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जब ये फूड इसके अंदर इंटर हो जाएगा, तो इंटर होने के बाद इसकी मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, डाइजेशन, इसके अंदर की जो प्रोसेस होगी, उस वक्त ये फूड आपका वापस भी तो जा सकता है। जैसे कि हमारे पास इपीग्लॉटिस था, तो इपीग्लॉटिस क्या था, हमारा प्रिवेंट कर रहा था है फूड को बैक फ्लो से। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि आपका फूड जो है वो आपके विंड पाइप में इंटर ना हो, इसलिए वो इपीग्लोटिस था। वैसे ही कुछ यहाँ पर एक ढक्कन होता है, स्फिंक्टर जिसे हम कहते हैं। तो इस स्फिंक्टर को आप नाम देते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम क्या होता है, ये आपके फूड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, ताकि फूड फिर से ऊपर ना चला जाए। इसीलिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, जो कि जैसे ही फूड आपके स्टमक में इंटर हुआ, ये क्लोज हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने इस एरिया में बनाया है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये आपका स्टमक का कार्डिया वाला पार्ट होता है। कौन सा, कार्डिया वाला पार्ट होता है। अब यहाँ पर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको फंडस कहा जाता है। क्या होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर। ओके, अब ये बीच वाला पार्ट, बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बीच वाले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, जो कि आपके स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट होता है। आपके स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट होता है। नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, इतना वाला, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पाइलोरस, या फिर पाइलोरिक भी आप इसको कह सकते हैं, पाइलोरिक रीजन। ये कौन सा रीजन है, पाइलोरिक रीजन। अब देखो, स्टमक से फूड कहाँ पर जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, यहीं से आपकी इंटेस्टाइन जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो ये फूड हमें इधर से इधर भेजना है, मतलब स्टमक से इंटेस्टाइन में भेजना है। तो क्या इसके बीच में हमें एक स्फिंक्टर लगाना चाहिए या नहीं, हमें इसके बीच में एक स्फिंक्टर लगाना चाहिए या नहीं, लगाना चाहिए ना। क्यों लगाना चाहिए, कि फूड अगर आप इधर से इधर भेज देंगे, तो हो सकता है कि वो फूड फिर से इधर भी आ जाए रिटर्न, तो यहाँ पर भी वो बैक फ्लो से प्रिवेंट करेगा, इसीलिए एक स्फिंक्टर यहाँ पर भी होता है। और ये स्फिंक्टर आपके पाइलोरिक रीजन में होता है, इसीलिए इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। सिंपल सा नाम है, पाइलोरिक स्फिंक्टर इसको कहा जाता है। क्यों कहा हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये आपके पाइलोरस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं आपको इसका डायग्राम भी बता देती हूँ। वैसे तो जो हमने लिखा है वही सारी चीजें यहाँ पर है, देख सकते हैं। देखो, ये वाला आपका ऊपर वाला भाग जो कि कार्डिया वाला भाग होता है, इससे ऊपर डॉम शेप स्ट्रक्चर को फंडस कहा जाता है। ये बॉडी वाला पार्ट जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, देखो ये है आपका फंडस वाला पार्ट, ठीक है। ये पूरा है आपका बॉडी वाला पार्ट, ये है आपकी पूरी बॉडी, और नीचे की तरफ है आपका ये पाइलोरिक रीजन, ठीक है, पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, ऊपर की तरफ गैस्ट्रोइसोफेजियल, या कहीं बुक में आपको कार्डियक स्फिंक्टर भी देखने को मिलेगा, कार्डियक स्फिंक्टर भी देखने को मिलेगा। देखिए, अब ये वाला जो पार्ट होता है आपके स्टमक का, जिसको ग्रेटर कर्वेचर कहा जाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है आगे की तरफ का, जिसको लेजर कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। अब ये कंटिन्यू हो जाता है आपका इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में होता क्या है, ये तो एक नॉर्मल बेस मैंने आपको बताया है स्टमक का, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक में देखिए, आपके पास में क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। क्या होती है, ग्लैंड्स। तो मैं यहीं पर आपको कंटिन्यू करके बता रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ। देखिए, तो आपके पास में क्या है, ग्लैंड्स होती है। जैसे हमने स्टमक की लेयर पढ़ी थी, या फिर मैंने पहले ही आपको एलिमेंट्री कैनाल की लेयर बताई थी, उसका सेक्शन कट करके बताया था। तो वैसे ही आपके स्टमक में लेयर होती है यहाँ पर। तो उन लेयर में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसको हमने म्यूकोसा कहा था, तो उस म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो किसको बनाएगी, गैस्ट्रिक जूस को बनाएगी, गैस्ट्रिक जूस को बनाएगी। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है वाटर, इसके अंदर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर म्यूकस भी होता है,
पेप्सिन, ये क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। रेनिन, रेनिन भी क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि इसके पास में है कुछ ऐसी सेल जो कि आपके इस एंजाइम को भी बनाती है, आपके एचसीएल को भी बनाती है, कुछ फैक्टर्स को भी बनाती है। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी सेल्स आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास में होती है। तो फर्स्ट वन अगर हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, एक है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल जिसको आप पेराइटल सेल भी कहते हैं, पेराइटल सेल भी कहते हैं। सेकंड है आपके पास में यहां पर गॉबलेट सेल, या फिर आप चीफ सेल लिख लीजिए पहले, चीफ सेल जिसको पेप्टिक सेल भी कहा जाता है। और लास्ट आपके पास में यहां पर बचती है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। अब इनका काम क्या होता है? देखो इंपॉर्टेंट यही आपका, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। तो ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल का काम होता है आपके इस एचसीएल को बनाने का। तो एचसीएल कौन बनाता है? कभी भी एग्जाम में पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की ऑक्जेंटिक सेल या जैसे पेराइटल सेल कहा जाता है, वो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाती है। एचसीएल के बाद में आप देखेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर भी ये बनाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर शॉर्ट में इसको हमने आईसीएफ लिखा है। इनका रोल क्या होता है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। चीफ सेल को देखेंगे या पेप्टिक सेल को देखेंगे, तो ये आपके एंजाइम को बनाएगी जिसको आपने कहा पेप्सिनोजन, और आपके प्रोरेनिन को बनाएगी, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को बनाएगी। गॉबलेट सेल का काम क्या होता है? गॉबलेट सेल्स आप सभी को पता है कि ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है। तो इसका काम क्या होगा? म्यूकस को सिक्रीट करना। म्यूकस क्यों जरूरी है? ल्यूब्रिकेशन के लिए, क्योंकि आपके फूड को अच्छे से मिक्स करना है। तो उसके लिए यहाँ पर गॉबलेट सेल्स क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट कर देती है। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं कि एचसीएल एक क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने कहा कि आपके स्टमक में बहुत ज्यादा, मतलब स्टमक के अंदर का एरिया जो है बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो मैम जब इतना एसिडिक एरिया ये प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसकी जरूरत क्या है हमारे स्टमक के अंदर? इस स्टमक का तो हमारा बॉडी में कोई रोल ही नहीं होना चाहिए फिर तो ऐसे। तो HCl आपके लिए बहुत काम की चीज है। हाँ, ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रही है। क्यों प्रोवाइड करवा रही है? क्योंकि आपके जो एंजाइम है स्टमक में, वो इसी एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करेंगे। तो यहाँ पर एचसीएल का काम क्या है? आपके इन पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करना। क्या करना? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना। क्योंकि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, और इनएक्टिव फॉर्म में है मतलब वो किसी काम के नहीं है। तो इनको काम करवाने के लिए हमें उत्तेजित करना पड़ेगा कि भैया चलिए और काम करिए। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को कन्वर्ट किया जाता है आपके रेनिन और पेप्सिन में। अब इनका काम क्या होता है अभी आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एचसीएल के फंक्शन को जान लेते हैं। एचसीएल का काम क्या होता है? देखिए एचसीएल का काम होता है, यहाँ पर बताती हूँ एचसीएल का काम क्या क्या होता है। तो एचसीएल का फर्स्ट वन आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपके माउथ में किल हो गए थे बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लाइसोजाइम के द्वारा जो आपके सलाइवा में सिक्रीट होता है। और बाकी के जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके एचसीएल के द्वारा जो है वो किल हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर इसका काम क्या होता है? आपके एंजाइम को एक्टिव करना, एक्टिवेट एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करना। फिर दूसरा फंक्शन क्या होता है आपके एचसीएल का? तीसरा फंक्शन होता है यहाँ पर आपका जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज को इनएक्टिव करना। जो आपका टाइलिन होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इनएक्टिव सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवरी एमाइलेज होता है उसको इनएक्टिव किया जाता है ताकि वो स्टमक में आके उसका काम ना करे। वैसे भी आपके माउथ का पीएच अलग है, स्टमक का पीएच अलग है, लेकिन फिर भी इसके फंक्शन को इनएक्टिव किया जाता है बाय एचसीएल। तो ये काम आपके एचसीएल का होता है। साथ ही ये हाईली
एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। मैंने कहा जब कभी जलन होती है आपके पेट में, बहुत ज्यादा मिर्ची खा लेते हो, एक तो ऑलरेडी आपका एचसीएल का लेवल जो है वो ठीक है आपके स्टमक के अंदर, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मिर्ची खा लेते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेवी वाला खाना खा लेते हैं, तो उस कंडीशन में एचसीएल का लेवल बढ़ जाता है और आपके पेट में जलन शुरू हो जाती है, जिसे आप कहते हैं एसिडिटी हो गई है, और फिर आपको इनो लेना पड़ता है। अच्छा, इनो क्या करता है? तो इनो कैसे काम करता है, देखिए। इनो में क्या है, आपके पास में मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये आपके स्टमक के अंदर आएगा, आपके एचसीएल के साथ मिलेगा, तो ये क्या है, एसिडिक है, ये क्या है, बेस है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, न्यूट्रल कर देंगे उस एनवायरनमेंट को। क्या कर देंगे, उस एनवायरनमेंट को न्यूट्रल कर देंगे, उसके कारण आपकी एसिडिटी कम हो जाती है और आपके पेट में जलन थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए इनो लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्टमक के बारे में कुछ बात हुई है हमारी, कि हमने एचसीएल के बारे में देखा। अब यहाँ पर एक और मैंने लिखा था, पेराइटल सेल, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रोल होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल है हमारी बॉडी में, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, कि ये जरूरी है आपके विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन बी 12 एंड आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए आपका इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो जरूरी होता है। क्योंकि विटामिन बी 12 किसके लिए जरूरी है, आपके इरिथ्रोपोइसिस के लिए। इरिथ्रोपोइसिस, तो अगर आपके इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हुई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके इरिथ्रोपोइसिस में भी कमी हो जाएगी, आरबीसी का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा, और उस कंडीशन में आपको इमैच्योर आरबीसी जो है वो देखने को मिलेगी। ये है एक मैच्योर आरबीसी जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, और ये है आपकी इमैच्योर आरबीसी। इमैच्योर आरबीसी, और ये है आपके पास में मैच्योर आरबीसी। तो अगर यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन बी 12 की कमी, उस कंडीशन में आरबीसी की कमी, और उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, और उस एनीमिया को आप क्या कहेंगे, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया आप उसको कहेंगे, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एचसीएल का फंक्शन और इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन हमने समझ लिया। अब एचसीएल मान लो आपकी किसको एक्टिवेट कर रहा है, एचसीएल जो है आपके एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। कौन से एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, आपके पेप्सिनोजन को। तो पेप्सिनोजन को उसने किस में बदल दिया, पेप्सिनोजन को उसने पेप्सिन में बदल दिया, ठीक है। प्रोरेनिन है, तो प्रोरेनिन को उसने किस में बदल दिया, प्रोरेनिन को उसने बदल दिया रेनिन में। अब मैम इन दोनों का काम क्या है, बदल तो दिया हमने, इनको एक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन ये काम क्या करेंगे। आपने फूड में क्या क्या लिया है, कार्बोहाइड्रेट भी लिया, प्रोटीन भी लिया, लिपिड भी लिया, ये सारी चीजें ली। कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत डाइजेशन आपके माउथ में हो गया, प्रोटीन और लिपिड का अभी तक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भी आपके स्टमक में ओनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है। मतलब बिल्कुल माइनर वर्क जो होता है आपके एंजाइम्स इसमें रिलीज होते हैं, बिल्कुल माइनर वर्क होता है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसका डाइजेशन हुआ है। तो डाइजेशन किसका होगा, ओनली प्रोटीन का। सो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड लिया, उसमें से प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक के अंदर होता है, बट नॉट कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा, आपके इंटेस्टाइन में होगा। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि आपके स्टमक में कौन से फूड का डाइजेशन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड, तो आप लिखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। कौन करता है, देखिए आपके पास में क्या है, पेप्सिन है। तो ये पेप्सिन जो है आपके प्रोटीन के ऊपर वर्क करेगा। तो प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, ये किसके ऊपर वर्क करेगा, प्रोटीन के ऊपर। और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा पेप्सिन, ये तोड़ देगा पेप्टोन और प्रोटियोजेस में, ठीक है। उसके बाद रेनिन क्या काम करेगा, लेकिन अभी यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि कोई भी फूड पार्टिकल है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड है, उसका सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है जिसको हमारी बॉडी यूज कर सकती है, या फिर उससे ही वो आपका फूड पार्टिकल जो है वो मिलकर बना है। तो यहाँ पर अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा होता है, अमाइनो एसिड। तो जब तक अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, मतलब कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, रेनिन की अगर बात करी जाए, ओ सॉरी, तो यहाँ पर अगर हम रेनिन की बात करें, तो रेनिन क्या करेगा,
रेनिन किसके ऊपर वर्क करेगा? जो मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन के ऊपर वर्क करेगा। तो कैसीन से क्या बना देगा ये? पैरा कैसीन। कैसीन से क्या बना दिया इसने? पैरा कैसीन बना दिया। अब ये पैरा कैसीन आपका कैल्शियम के साथ ऐड हो जाएगा और फिर से इसके ऊपर आपका क्या वर्क करेगा? आपका रेनिन वर्क करेगा और इसको पेप्टोन और प्रोटियोसिस में तोड़ देगा। फिर से पेप्टोन और प्रोटियोजेज में तोड़ देगा। ठीक है, तो यहां पर समझ में आया केसिन जो कि एक मिल्क प्रोटीन है। कभी भी आपने बच्चों में देखा है? देखिए बच्चों में रेनिन जो है हमेशा ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे दूध पीते हैं और थोड़े टाइम बाद कभी कभी बहुत सारे बच्चों में आपने देखा ही होगा कि वो उल्टी कर देते हैं। तो वो जो मिल्क होता है कैसा होता है? बिल्कुल फटा फटा सा अजीब सी स्मेल उसमें आती है। तो वो किसके कारण आती है? आपके इस पैरा कैसिन के कारण आती है। तो रेनिन उसके ऊपर वर्क करता है और पैरा कैसिन का निर्माण होता है। तो उस कंडीशन में जब वो बच्चा उल्टी करता है तो वो आपका रेनिन उसके ऊपर वर्क कर चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइनल प्रोडक्ट अभी क्या बना है आपके स्टमक में? पेप्टोन और प्रोटियोसिस। अब इसका आगे फर्दर ब्रेकडाउन हम करेंगे किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। तो समझ में आया आपको स्टमक के बारे में? ओवरऑल मैंने यहाँ पर बता दिया है कि वो क्या क्या काम करता है आपका एचसीएल। हाँ, एचसीएल एक काम और करता है यहाँ पर, आपका जो आयरन होता है। ठीक है, अब आयरन जो है यहाँ पर 3+ आयरन यानी कि फेरिक फॉर्म में होता है, जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। मतलब आपने जो भी आयरन लिया है तो वो फेरिक फॉर्म में है, उसको हमारी बॉडी जो है वो यूज में नहीं ले पा रही है। तो ये एचसीएल क्या करता है? इस फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। Fe3 को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये काम भी आपका यहाँ पर HCl का होता है, आपके फेरस को कन्वर्ट करना, पेप्सिनोजन में पेप्सिन को एक्टिवेट करना, प्रोरेनिन में रेनिन को एक्टिवेट करना। तो आपके स्टमक में स्टमक का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या क्या होता है और आपके HCl का काम क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, ये सारा हमने समझ लिया। तो हम मूव ऑन करते हैं आपके इंटेस्टाइन की तरफ। लेकिन अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपके स्टमक में एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आपके गैस्ट्रिक जूस की बात करी जा रही है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट हुआ है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कौन बना रहा है, कौन सी सेल बना रही है, वो भी हमने देखा। पेप्सिन, तो पेप्सिन किससे बना है? आपके पेप्सिनोजन से। कौन बना रहा है इसको? पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल बना रही है। तो यहाँ पर देखिए पेप्सिन HCl बना रही है, सॉरी एक्टिवेटर कौन है यहाँ पर? आपका HCl, जो कि इसको एक्टिवेट करेगा। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला, प्रोटीन को तोड़ा, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया। चलिए लाइपेज की बात करें तो देखो लाइपेज का बिल्कुल माइनर वर्क यहाँ पर होता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है। ये ट्राइग्लिसराइड जो आप बटर में ट्राइग्लिसराइड लेते हैं उसको तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरोल में। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक एमाइलेज की बात करी जाए तो गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज किसके ऊपर वर्क करेगा? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। ये एंजाइम यहाँ पर रिलीज तो होते हैं बट माइनर वर्क यहाँ पर इनका होता है, इस बात को ध्यान रखें। ये स्टार्च को तोड़ेगा डेक्सट्रीज एंड माल्टोज में। ठीक है, यूरिएज भी होता है यहाँ पर, एसिडिक मीडियम में यूरिया जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक मीडियम में यूरियस। फिर यहाँ पर एक चीज जो हमारी मिस हो रही है वो है रेनिन। तो रेनिन के लिए एक्टिवेटर कौन है? आपका HCl। किसको तोड़ रहा है रेनिन? आपके कैसीन को तोड़ रहा है। कौन से फॉर्म में तोड़ देता है? तो पेप्टोन प्लस प्रोटियोसिस। ये हमने स्टमक के बारे में समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखो इंटेस्टाइन में अगर शुरुआत करें हम तो सबसे पहले आपकी कौन सी इंटेस्टाइन आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, देन फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो स्टमक में अगर आप देखेंगे स्टमक का लास्ट पार्ट तो कौन सा पार्ट होता है? पाइलोरिक रीजन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन होता है वहां से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट होती है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इसको क्यों कहा जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या है? क्यों उसको लार्ज बोला जा रहा है, क्यों इसको स्मॉल बोला जा रहा है? तो देखिए इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो मान लो ये आपका स्टमक है, यहाँ से ये आपकी कंटिन्यू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ से ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है।
चलिए जैसा भी बनाया आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। अगर आप देखेंगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो इसको स्मॉल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका डायामीटर कम है देन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर आप लेंथ में देखेंगे तो लेंथ में तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबी होती है, अप्रोक्स लेंथ देखेंगे यहाँ पर। चलिए अगर आप यहाँ पर लेंथ देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तो कितनी होती है, 6 मीटर। और अगर डायामीटर देखेंगे तो कितना होता है, 1 इंच। जबकि अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर ओनली होता है 1 to 2 मीटर। और अगर सॉरी, डायामीटर अगर देखेंगे तो 3 इंच जो है वो डायामीटर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। और अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ आपकी होती है 1 to 2 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पर स्मॉल और लार्ज किसके कारण कहा जा रहा है, डायामीटर, क्योंकि इसका डायामीटर स्मॉल है देन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से। समझ में आया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम, सेकंड पार्ट होता है आपका यहाँ पर जेजुनम, और तीसरा पार्ट होता है आपका इलियम। इलियम में यहाँ पर ई आएगा, अगर आई लगा दिया तो फिर आपका पेल्विक रीजन का इलियम हो जाएगा वो, ठीक है। डिओडेनम जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। क्या है यहाँ पर डायग्राम है, नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ आपको बनाकर। तो जब आप इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से, ये मान लो आपकी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आपका स्टमक वाला रीजन स्टार्ट है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको डिओडिनम कहा जाता है, मिडिल पार्ट जो होता है उसको जेजुनम कहा जाता है, और एंड पार्ट जो होता है इसको इलियम कहा जाता है, ठीक है। डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जेजुनम आपका मिडिल पार्ट होता है, और इलियम क्या होता है आपका सबसे एंड पार्ट होता है, एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अगर डिओडिनम की बात करी जाए तो डिओडिनम जो है एक सी शेप्ड, यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं, ये सी शेप्ड होता है। साथ ही यहाँ पर आपके 2 ऑर्गन अटैच होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जब हम इसके इंटरनल लेयर देखते हैं, म्यूकोजा को देखते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा होती है। तो जो सब म्यूकोजा होती है आपकी, इस सब म्यूकोजा में एक ग्लैंड होती है आपके डिओडेनम में, जिसको आप ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि आपके डिओडेनम में कौन सी ग्लैंड होती है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, ठीक है, सब म्यूकोजा वाले पार्ट में, नॉट म्यूकोजा। म्यूकोजा में आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं होती। ब्रूनर्स आपकी सब म्यूकोजा में होती है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। देखो मिडिल पार्ट केवल एक वो पोर्शन है जहां से आपका फूड पास होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आपका मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज्यादा आप जो भी खाना खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन, अभी तक हमने देखा माउथ में, स्टमक में आपका ओनली पार्शियल डाइजेशन हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलिए तो इलियम जो है वो सबसे एंड पार्ट होता है, और ये कंटिन्यू होता है आपके किससे, कंटिन्यू विथ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि अगर मैं आगे नहीं बता पाऊं तो यहीं पर लिख देती हूँ, कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके इलियम वाले पार्ट में ही होता है। मतलब कि मेनली आपके जो मैक्सिमम विटामिन है उनका एब्जॉर्प्शन आपके डिओडिनम में होता है, बट विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन आपके इलियम के अंदर होता है। इस चीज को आप नोट कर लेना। अब देखो डिओडिनम की बात करी जाए तो डिओडिनम में ही आपका मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है इसमें, पर मैक्सिमम डाइजेशन की बात करी जाए तो आपके डिओडिनम वाले पार्ट में होता है। और डिओडिनम वाला पार्ट ही आपका अटैच्ड होता है किससे, अटैच्ड अटैच्ड विथ 2 ऑर्गन, लीवर एंड पेनक्रियास।
लीवर और पैनक्रियास का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके लिए हम स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें लीवर और पैनक्रियास को समझेंगे। अभी फिलहाल इन लीवर और पैनक्रियास से बनने वाले जो जूसेस होते हैं और उन जूसेस में क्या क्या होता है, इनका क्या रोल होता है, बस वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी पूरा डिटेल क्लास हम लीवर और पैनक्रियास पर अलग लेंगे ताकि डिटेल्स उसके बारे में अच्छे से हम समझ पाए। अभी इसका रोल क्या है यहाँ पर वो हम समझ लेंगे, बाकी इससे ज्यादा डिटेल में इनके बारे में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। आने वाली क्लास में ही हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, आप चिंता ना करें इस बात की। देखिए, तो यहाँ पर हमने समझा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डिओडेनम वाले पार्ट को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उसमें क्या होगा, आपका डाइजेशन होगा। तो अगर आप आपके इंटेस्टाइन को देखेंगे तो इंटेस्टाइन का जो इंटरनल वाला लेयर होता है, मतलब कि म्यूकोजा वाला लेयर, उस पार्ट में आपको ग्लैंड्स देखने को मिलेगी जिसको आप कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलिए, तो हम डाइजेस्टिव, ओ सॉरी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, नॉट डाइजेस्टिव ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो कि क्या करेगी, आपके इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करेगी, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करेगी। तो इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए कि अगर आप सबसे इनर मोस्ट लेयर को देखना चाहेंगे तो यहीं पर आपकी ग्लैंड होती है और यहीं पर इंटेस्टाइनल जूस आपका बनता है। तो यहाँ पर आपकी जो म्यूकोजा वाली लेयर होती है वो कवर होती है किससे, आपकी विलाई से। एक आपका प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं उसके, जिसको म्यूकोजा के ही, जिसको आप विलाई कहते हैं। विलाई क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका विलाई वाला पार्ट है। यहाँ पर अगर मैं बनाकर बताऊं तो ये है, ये क्या है, विलाई वाला पार्ट है। देखो ये फोल्ड्स हैं आपके म्यूकोजा के, सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है और इसको आप विलाई कहते हैं। तो ये इस तरीके से उसके फोल्ड क्यों बन जाते हैं, क्योंकि आपके इसके इंटेस्टाइन में होता क्या है, आपका एब्जॉर्प्शंस होता है और एब्जॉर्प्शंस करवाने के लिए यहाँ पर हमें एरिया जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज सरफेस एरिया, विलाई का काम क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस। तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, विलाई का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आपका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में जो भी आपका मटेरियल निकलेगा जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ये सभी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, तो इन सभी का एब्जॉर्प्शंस किया जाएगा। तो विलाई, और विलाई के ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या है, आपकी सेल्स ही है, एपिथेलियल सेल्स होती है। देखिए, तो ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है आपके विलाई के ऊपर। इनका काम क्या होता है, ये भी आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस। अब देखो, इसी में आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, देखिए यहाँ पर ये गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। गॉबलेट सेल्स क्या काम करती है, म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। और यहाँ पर इस बीच वाले एरिया को आप देख रहे हैं, देखो से आया ये वाला, ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल क्रिप्ट, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन में आपका होता क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन का मतलब होता है कि ये वाला जो एरिया आपका यहाँ पर है और यही आपके इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है। क्या करेगा, सिक्रीट, सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। आप चाहो तो साथ साथ में नोट कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी इस पर नोट्स बना सकते हैं। देखिए, ये आपके इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है, म्यूकस होता है, फेगोसाइटोसिस के लिए यहाँ पर आपकी सेल्स होती है। देखिए देखिए, तो एब्जॉर्प्टिव सेल्स कौन सी है, यहाँ पर ये रही एब्जॉर्प्टिव सेल्स, कौन सी है, आपकी माइक्रोविलाई। अब इसके अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स है। अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मैं यहाँ पर बना के बताऊं, देखो ये है आपकी यहाँ पर, ओह, आर्टरियोल्स,
क्योंकि एब्जॉर्प्शंस करवाएंगे तो एब्जॉर्प्शंस तो आपको ब्लड में करवाना पड़ेगा। तो ये है आपकी आर्टरियोल्स और ये है यहाँ पर आपके वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। और ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का क्या है? जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये है यहाँ पर आपका लैक्टियल। ये लैक्टियल क्या करता है? लैक्टियल जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाकर ओपन होता है। कहाँ पर? लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसिकल्स में ओपन होता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, इधर से ये लैक्टियल आया, इधर ओपन हुआ, इधर से ये लैक्टियल आया, ये इधर ओपन हुआ। इस लैक्टियल का रोल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। जो आपका लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो फैट का सबसे लास्ट पार्टिकल्स होता है, सिंपल फॉर्म होता है, उसका एब्जॉर्प्शन आपका फैटी एसिड का इसके द्वारा करवाया जाता है, वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो लैक्टिक के द्वारा आपके फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये है आपकी आर्टरी, ये है आपकी कैपिलरीज। तो यहाँ पर अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहेंगे माइक्रोविलाई को, तो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, इसके अंदर ये पूरी एक सेल है, और सेल के अंदर जो सारी चीजें होती है, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो इसके अंदर भी होंगे। समझ में आया? यहाँ पर ये सारी चीजें आपको, ये है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का, यानी कि आप कह सकते हैं कि म्यूकोजा का फोल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, क्या क्या हमने देखा कि यहाँ पर आपकी पेनिस सेल भी प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ नहीं है, देखिए इस तरीके की कुछ पेनिस सेल भी होती है, ये आपकी इसके बीच में, माइक्रोविलाई के बीच में। इस पेनिस सेल का काम क्या होता है? पेनिस सेल जो कि साइटोकाइन को सिक्रीट करती है, साइटोकाइन को सिक्रीट करती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया जो है हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में आ गए, आपके एचसीएल के द्वारा भी किल नहीं हुए, तो फिर यहाँ पर ये जो साइटोकाइन्स प्रेजेंट होता है वो डिफेंस की तरह काम करता है और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो चलिए हम एक एक करके इन इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, आपका पेनक्रियास से जो जूस आया है, पेनक्रियाटिक जूस हमने कहा, आपके लीवर से जो जूस आया है जिसको हमने बाइल जूस कहा, उनके बारे में समझ लेते हैं और एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा आपका जो डिओडेनम वाला पार्ट है, आज पेन को क्या हो गया है, डिओडेनम वाला पार्ट है, उस डिओडेनम वाला पार्ट में आपके कौन कौन से जूस आए? आपके पैनक्रियास से भी आया। वो जूस जो कि आपके पैनक्रियास से आया है उसको हमने कहा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और वो जूस जो कि आपके इंटेस्टाइनल से आया, इंटेस्टाइनल जूस उसको हमने कहा, इंटेस्टाइन से आया उसको हमने इंटेस्टाइनल जूस कह दिया। फिर आपके लीवर से आया, क्या आया? बाइल, तो उसको हमने कहा बाइल जूस। अब इनका काम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस जो है, पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है आपका? यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी है, लाइपोलाइटिक एंजाइम भी है, प्रोटियो लाइटिक एंजाइम भी है, इसके पास में एमाइलोलाइटिक एंजाइम भी है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम भी है, और इसके पास में लाइपोलाइटिक एंजाइम भी है। अब नाम से आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखो, प्रोटियोलाइटिक मतलब कि प्रोटीन को तोड़ेगा, एमाइलाइटिक मतलब कि आपके स्टार्च को तोड़ेगा, लाइपोलाइटिक मतलब कि आपके लिपिड को तोड़ेगा। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा है आपके पेनक्रियास के पास में? पेनक्रियास के पास में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। अब ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है, इस एक्टिव फॉर्म को ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया गया है। और किसने कन्वर्ट किया? आपका जो इंटेस्टाइन है इसके पास में एक एंटेरोकाइनेज होता है, ये एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और ये आपके प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। एमाइलोलाइटिक की बात करेंगे तो एमाइलोलाइटिक मतलब कि इसके पास में क्या है? एमाइलेज एंजाइम है जो कि आपके स्टार्च के ऊपर वर्क करेगा। किसके ऊपर वर्क करेगा? स्टार्च के ऊपर वर्क करेगा, ये आपके प्रोटीन के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, अभी कंप्लीट डाइजेशन में आपको आगे बताने वाली हूं, जब मैं आपको डाइजेशन बताऊंगी। तो अभी आप बस इतना यहाँ पर समझ लीजिए, आगे मैं आपको जस्ट डाइजेशन समझाने वाली हूँ। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस की बात करी जाए तो इंटेस्टाइनल जूस में आपके पास में क्या क्या है?
देखिए, जब आपके प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है पैनक्रियास के द्वारा, एमाइलोलाइटिक यानी कि स्टार्च का भी ब्रेकडाउन हो गया, आपके लाइपोलाइटिक एंजाइम के द्वारा आपके लिपिड का भी ब्रेकडाउन हो गया। अब जो फाइनल डाइजेशन बचता है वो कौन करता है? आपका इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है उसके पास में एक तो डाई पेप्टाइडेज है, डाईपेप्टाइडेज है, ये किसके लिए है? आपके प्रोटीन के लिए। तो डाईपेप्टाइडेज है आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। दूसरा यहां पर आप देखेंगे आपके पास में है माल्टेज, आपका जो माल्टोज बनकर आया है उसके लिए। उसके बाद में है यहाँ पर लैक्टेज, और लैक्टेज के बाद में यहाँ सुक्रेज है। ठीक है, तो माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये तीन एंजाइम्स जो है आपके इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा लाइपोलाइटिक एंजाइम भी होता है इसके पास में, लाइपेज, जो कि लास्ट में आपके लिपिड को सबसे सिंपल फॉर्म में बदल देता है। ठीक है, तो ये है आपके इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स। चलिए बाइल जूस की बात कर लीजिए। तो बाइल जूस के पास में क्या है? बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये, क्यों? क्योंकि ये आपके लिपिड का ब्रेकडाउन करवाता है, एकमात्र यही है जो कि पूरी तरीके से आपके लिपिड का ब्रेकडाउन करवाता है, क्योंकि शुरुआत इसी से होती है। बाइल साल्ट क्या करता है? देखिए, आप जो लिपिड खा रहे हैं वो एक बड़ा सा पार्टिकल्स है, ये फैट का मॉलिक्यूल्स है। तो इस फैट को मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले तो थोड़े छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? बाइल साल्ट के द्वारा तोड़ा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से बाइल साल्ट लग जाता है और उसको हम मिसाइल्स कहते हैं। ठीक है, ये मिसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फेट का एक बड़ा सा ड्रॉपलेट जो है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, उसको हमने इमल्सिफिकेशंस कहा। अब आगे की प्रोसेस आपका जो लाइपोलाइटिक एंजाइम्स आपके पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा आया है, जिसको हमने लाइपेज कहा, वो एक्ट करेगा, और कुछ लाइपेज जो आपका इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो हमने ट्राइग्लिसराइड को ट्राइग्लिसराइड को आपने डाइग्लिसराइड में तोड़ दिया, डाइग्लिसराइड में तोड़ दिया। अब आगे का काम ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर होता कैसे है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा आपके किसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देन मैं आपको डाइजेशन बताने वाली हूँ। तो लार्ज इंटेस्टाइन को आप देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। अब किसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस नहीं हो रहा है? फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर आपके वाटर का एब्जॉर्प्शंस तो होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके वाटर का यहीं पर होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, वाटर मिनरल एंड ड्रग्स। तो इनका एब्जॉर्प्शंस आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बाकी किसी का डाइजेशन फूड का नहीं होता है, ना ही एब्जॉर्प्शंस यहाँ पर होता है। एंजाइम्स इसके अंदर नहीं होते हैं। देखिए, आप जो फाइबर्स लेते हैं, अब फाइबर्स में जैसे आपने सेल्यूलोज लिया, बहुत सारी चीजें आप खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनमें भी फाइबर्स होते हैं। तो उन फाइबर्स का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। और ये फाइबर्स जो होते हैं आपके जरूरी होते हैं किसके लिए? आपके माइक्रोफ्लोरा के लिए। अब ये जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब आपके जो बैक्टीरिया हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कौन से इंटेस्टाइन के अंदर? तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसीलिए इसको आप हाउस ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, हाउस ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, और मेनली कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? आपकी ई कोलाई इसमें प्रेजेंट होती है, ई कोलाई। तो आपका
फाइबर्स जो होता है वो फाइबर्स आपका सबस्ट्रेट है आपके इकोलाई के लिए, तो इकोलाई उसको यूज करती है और उससे आपका वहां पर बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो बढ़ता है। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, हमने इसको रहने के लिए घर भी दिया, फाइबर्स दिए, मतलब कि खाना भी दे दिया, तो इसके बदले में हमें इससे कुछ तो लेना पड़ेगा। तो हम इकोलाई से क्या लेते हैं, विटामिन के और विटामिन बी ट्वेल्व और विटामिन के जो है हम इकोलाई से लेते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये हमारे अंदर विटामिन को बना रही है, ठीक है। और ये जो फाइबर्स हम लेते हैं उनका ब्रेकडाउन यहीं पर होता है, क्योंकि ये माइक्रोफ्लोरा उसका ब्रेकडाउन करते हैं उसका यूज करने के लिए, ठीक है। तो रहने को हमने खाना भी दे दिया, घर भी दे दिया, उसके बदले में हमने इनसे विटामिन ले लिया। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन कंटिन्यू होती है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे एंड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, इलियम। इलियम से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इलियम का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये कंटिन्यू होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे फर्स्ट पार्ट से। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये रिमूव कर रही हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को लिख लीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको आप कहते हैं सीकम। सीकम जो होता है सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपका, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है सबसे फर्स्ट पार्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। देखो, एक जिसकी एक तरफ ओपनिंग होती है और एक तरफ ये एक ऑर्गन जैसा निकला हुआ है, वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको आप वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो आपका अटैच होता है, अटैच विथ सीकम, अटैच विथ सीकम। क्या अटैच होता है आपका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। तो अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। बहुत सारी कंडीशंस में अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गई है, नहीं ठीक हो रहा है, मेडिसिन से ठीक किया जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसको निकालना भी पड़ता है। तो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये आपके सीकम वाले पार्ट से निकला हुआ एक छोटा सा एरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका इलियम वाला पार्ट है, किसका, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इसमें अगर आप देखेंगे ये वाला ग्रीन वाला पार्ट जिसको आपने सीकम कहा, यहाँ से एक ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें हर जगह एक वॉल्व लगाना पड़ेगा ताकि फूड का बैकफ्लो ना हो। तो यहाँ पर जो वॉल्व होता है उसको आप कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व। क्योंकि किसके बीच में है, इलियम और सीकम के बीच में, इसीलिए इसको इलियोसिकल वॉल्व कहा जाता है। तो ये फूड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। अब ऊपर की तरफ चलिए, यहां से जो कंटिन्यू होती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका, कोलोन। अब कोलोन में क्या क्या है, कोलोन में आपका है एक तो असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। दूसरा क्या है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको आप कहा कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। और थर्ड पार्ट जो है इसको आप कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग ऊपर की तरफ चल रहा है ट्रांसवर्स, और ये है आपका डिसेंडिंग नीचे की तरफ आता हुआ, ठीक है। तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन्स, तो ये तीन कोलोन्स आपके होते हैं। एक और होता है यहाँ पर, देखो ये जो कर्व जैसा दिख रहा है इसको आप कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन्स। तो ये पूरा आपका लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होता है। सिग्मोइड कोलोन से आगे की तरफ देखेंगे तो ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको आप कहते हैं रेक्टम। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम। और रेक्टम के अंदर क्या होता है, रेक्टम के अंदर जो है फूड टेम्परेरी स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, फूड नहीं सॉरी, फीसेस, फीसेस। क्योंकि अब क्या हो चुका है, आपने जो भी खाना खाया उसका
डाइजेशन हो चुका है। डाइजेशन होने के बाद में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है जो कि हमारी बॉडी के काम का नहीं है, उसको आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से भेजा जाता है, रेक्टम वाले पार्ट में जाता है, लास्ट में एनाल केनाल एनस वाला भाग होता है, और वहां से आप सुबह सुबह जो जाते हैं आपके स्टूल को पास करने, वो फीसेस यहाँ से पास कर दिया जाता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट एनाल केनाल, जिसको आप एनस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपका फूड का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, वेस्ट मटेरियल को यहाँ से भेजा गया, जो फाइबर्स थे इसके अंदर क्या हुआ, उनका भी ब्रेकडाउन हो गया आपके बैक्टीरिया के द्वारा, और उससे जो वेस्ट निकला उसको फीसेस के द्वारा रिमूव कर दिया, और जो काम का था उसको यूज कर लिया गया। इसके अंदर म्यूकस जरूर सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके अंदर और तो कोई ग्लैंड नहीं होती है, पर म्यूकस ग्लैंड जरूर होती है जो कि आपके म्यूकस को सिक्रीट करती है। ठीक है, म्यूकस को सिक्रीट करती है, क्योंकि आपके स्टूल के राउंड जो है वो म्यूकस पूरा इस तरीके से फोल्ड हो जाता है ताकि स्टूल का पासेज जो है वो इजीली हो सके। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर आपको। तो ये है आपकी पूरी इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर्स। इंटेस्टाइन में हमने क्या क्या देखा, आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि सीकम वाले पार्ट में होता है, फिर कोलोन आता है, आपके 3-4 कॉलोन होते हैं यहाँ पर, फिर रेक्टम वाला पार्ट जहाँ पर आपका फीसेस का स्टोरेज होता है, यहाँ पर 2 इंस्पेक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है ऊपर की तरफ, ये इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो बाहर वाला स्फिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, तो हम स्टूल को थोड़ी देर रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आता है आपका डाइजेशन। तो डाइजेशन में हमने देखा कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, आपके माउथ से शुरू हुआ। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पर माउथ लिया हुआ भी है, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, माउथ, स्टमक और फिर इंटेस्टाइन में होता है। तो माउथ वाले पार्ट को अगर आप देखते हैं तो किसका डाइजेशन होता है माउथ में, माउथ में डाइजेशन होता है, मतलब कि सबसे पहले क्या बना, बोलस बना। कहां पर बनता है, माउथ के अंदर। कैसे बना बोलस, वहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। तो आपने जैसे ही फूड को निगला, आपने कार्बोहाइड्रेट भी खा रखा है, प्रोटीन भी खा रखा है, लिपिड भी खा रखा है। तो यहाँ पर माउथ में किसका डाइजेशन होता है, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा को सिक्रीट करती है, और सलाइवा के अंदर क्या होता है, आपका एमाइलेज एंजाइम्स होता है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर होता है, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है, नॉट कंप्लीट डाइजेशन, एमाइलेज के द्वारा। तो किस में ब्रेक डाउन होता है ये, माल्टोज में, या फिर आप लिख सकते हैं प्लस डेक्स्ट्रीन में। ठीक है, अब माउथ में इसका डाइजेशन हुआ, बाकी ना तो लिपिड का डाइजेशन होता है और ना ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है। नो लिपिड एंड प्रोटीन डाइजेशंस। तो आपने खाना खाया, दांत के द्वारा उसका ब्रेक डाउन किया गया, मैकेनिकल यहाँ पर तोड़ा गया उनको, फिर यहाँ पर आपका एंजाइम आया जिसने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या बन गया, वो डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड फूड बन गया, जिसको हमने बोलस कहा। ये बोलस आपके इसोफेगस से आते हुए कहाँ पर आया, आपके स्टमक वाले पार्ट में आया। तो बोलस ने एंट्री करी किसमें, आपके स्टमक में एंट्री करी। तो स्टमक के अंदर क्या हुआ, देखिए स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक के पास क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या है, एचसीएल है। तो एचसीएल क्या करेगा, आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, देखिए यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में जो प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें एक तो आपका एचसीएल है, और ये एचसीएल किसको एक्टिवेट करेगा, आपके पेप्सिनोजन को, पेप्सिनोजन को और रेनिन को, प्रोरेनिन को। तो इनसे क्या बनेगा, देखो पेप्सिनोजन से बनेगा आपका पेप्सिन, और प्रोरेनिन से बनेगा आपका रेनिन। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करेगा, आपके प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेस में। ठीक है, अब रेनिन है, रेनिन क्या है,
एक एंजाइम है जो कि आपके कैसीन को ब्रेक डाउन करेगा। कैसीन मिल्क प्रोटीन है, ये भी कैसीन को किस में तोड़ देगा, फाइनल जो है वो मैं बता रही हूँ प्रोटियोजेस में। ठीक है, अब बात आती है आपके इंटेस्टाइन की। स्टमक में ओनली प्रोटीन का डाइजेशन हुआ और किसी का डाइजेशन नहीं हुआ। इंटेस्टाइनल की अगर बात करी जाए तो इंटेस्टाइन में आपके पास में 3 तरह के एंजाइम्स है। कौन कौन से हैं? प्रोटियोलाइटिक भी है, एमाइलोलाइटिक भी है और लाइपोलाइटिक भी है। ठीक है, ये किसके द्वारा सीक्रेट हुआ? आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आपके इंटेस्टाइनल जूस में भी है और आपके पेनक्रियाटिक जूस में भी है। एमाइलोलाइटिक आपके पेनक्रियाटिक जूस में भी है और आपके इंटेस्टाइनल जूस में भी है। ठीक है, और लाइपोलाइटिक कहाँ से मिला आपको? बाइल जूस से। बाइल जूस में बाइल साल्ट है और ये आपका पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन से भी मिलता है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि लिपिड का डाइजेशन आपका बाइल जूस करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइल जूस ऐड कर दिया। बाकी अगर लाइपोलाइटिक एंजाइम्स आपके पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन के पास होता है लाइपेज। तो चलिए इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है? आपके पास में प्रोटीन है। सबसे पहले प्रोटीन का ही डाइजेशन कर लेते हैं। तो प्रोटीन, अब आपके पास में प्रोटीन कुछ तो पूरा ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, कुछ आपके पास में पेप्टोन के फॉर्म में भी है और कुछ आपके पास में प्रोटियोजेस के फॉर्म में भी है। तो इनका ब्रेकडाउन कौन करता है? इनका ब्रेकडाउन करता है आपका पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के पास में क्या है? ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो है वो कहां से आया? आपके ट्रिप्सिनोजन से आया। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है बाय एंटेरोकाइनेज, जो कि आपके इंटेस्टाइन के द्वारा आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिप्सिन ने इसको कन्वर्ट किया, ट्रिप्सिन ने इसको कन्वर्ट किया डाई पेप्टाइडेज में। ठीक है, डाईपेप्टाइडेज जो है वो कैसे कन्वर्ट होगा, किसके द्वारा कन्वर्ट होगा? आपका जो इंटेस्टाइनल में आपका डाईपेप्टाइडेजेस है उसके द्वारा कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में। सो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है अमाइनो एसिड बाय डाईपेप्टाइडेज डाइजेस्ट। ठीक है, ये कहाँ से आया? आपके इंटेस्टाइन से आया। ये कहाँ से आया था? आपके पेनक्रियास से आया। तो पेनक्रियास वाले एंजाइम ने इसको तोड़ दिया डाइपेप्टाइडेज में। डाइपेप्टाइडेज जो इंटेस्टाइन से आया उसने तोड़ दिया अमाइनो एसिड में। अब ये आपका क्या बन चुका है? फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है और इसको अब आपकी बॉडी क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर आपके कार्बोहाइड्रेट की। तो ये हो गई बात आपके प्रोटीन की। अब बात कर लीजिए आपके कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट में कुछ आपके पास में स्टार्च ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टार्च को हम तोड़ लेते हैं माल्टोज में। किसने तोड़ा? ये तोड़ा आपके एमाइलेज ने। कहां से आया? ये आया आपके पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज से एमाइलेज आया, उसने स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया। अब इंटेस्टाइन क्या करेगा? इंटेस्टाइन के पास में भी है। इंटेस्टाइन के पास में क्या है? माल्टोज को तोड़ने के लिए, माल्टोज को तोड़ने के लिए उसके पास में माल्टेज है। तो उसने माल्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट है जिसको आपकी बॉडी यूज कर सकती है। फिर अब देखो, केवल आपने स्टार्च तो खाया नहीं होगा, कुछ आपने ऐसा भी फूड लिया होगा कि आपने फ्रक्टोज ही खा लिया या फिर आपने लैक्टोज ही खा लिया। ठीक है, तो सुक्रोज और फ्रक्टोज अगर आपने खाया तो यहाँ पर देखिए, सुक्रोज अगर आपने खाया तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए आपके पास में सुक्रेज है और लैक्टोज को तोड़ने के लिए आपके पास में लैक्टेज है। लैक्टोज एक मिल्क प्रोटीन है या लैक्टोज जो है आपको मिल्क में देखने को मिलता है। तो ये क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके लिए आपके इंटेस्टाइन में लैक्टेज है। तो सुक्रोज को किस में तोड़ दिया? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। और आपके लैक्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब ये क्या बन चुका है? ये सिंपल फॉर्म बन चुका है और इसको आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, यूज कर सकती है। तो यहाँ पर आपके प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया, आपके कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो गया। मतलब कंप्लीट डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडिनम वाले पार्ट में हो चुका है। तो अभी तक हमने देखा प्रोटीन का डाइजेशन, यहाँ पर हमने किया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो हम यहाँ पर लिपिड का डाइजेशन भी समझ लेते हैं, उसको क्यों छोड़ते हैं? चलिए,
तो यहाँ पर देख लीजिए आपके लिपिड का डाइजेशन कहाँ पर हुआ है। लिपिड के लिए आपके पास में क्या है, बाइल जूस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा था कि आपके बड़े से फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहेंगे। तो आपने ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में तोड़ दिया, डाइग्लिसराइड में तोड़ दिया। अब इस डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में तोड़ना पड़ेगा, मोनोग्लिसराइड में तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास में है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो यहाँ पर आप देखिए मोनोग्लिसराइड को तो हमने तोड़ दिया, लेकिन मोनोग्लिसराइड को तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में आपको तोड़ना पड़ेगा। और उसके पास में है आपके लिए, आपके पास में है उसके लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज मोनोग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देगा। अब फाइनली फैटी एसिड का हमारी बॉडी जो है यूज कर सकती है और इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, फाइनल प्रोडक्ट। तो माउथ से बनकर आया आपका बोलस, बोलस आया आपके स्टमक में, स्टमक में जो आपका डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड मिक्स होता है उसको हम कहते हैं काइम। और काइम जो है यहाँ पर इंटेस्टाइन में आता है, और वह जो आपके सारे जूस के साथ मिक्स होता है उसको काइल कहा जाता है। और उसका फिर फाइनली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो फूड आपके अनडाइजेस्टेड बचे हुए हैं, जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, उसको आपके इंटेस्टाइन से भेजा जाता है। और वहां पर आपका इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स और ड्रग्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। और जो फूड आपका बचा है, मतलब जो वेस्ट बचा है, वेस्ट पार्टिकल्स, उसके अराउंड म्यूकस को ट्रैप किया जाता है और फिर आपके एनाल कैनाल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, बस यही सिंपल सा डाइजेशन आपका इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इस तरीके से हमारी प्रोसेस पूरी चलती है। अगर हमें डिटेल इनके बारे में समझना है कि मान लो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, तो इनका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से अगर एक एक चीज हमें समझनी है, तो फिर वो हम जब कार्बोहाइड्रेट की क्लास लेंगे, प्रोटीन की क्लास लेंगे, लिपिड की क्लास लेंगे, तब हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शंस देख लेते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन की बात करी जाए तो एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ कहाँ पर होता है। तो एब्जॉर्प्शन सबसे पहले अगर आप माउथ में लें तो माउथ में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, ना माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है, ना ही आपके इसोफेगस में होता है, और ना ही आपके स्टमक में होता है। हाँ, स्टमक में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बट मेनली आपका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, आपके प्रोटीन का भी होता है, और आपके लिपिड का भी होता है। बट देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन तो डायरेक्टली आपके ब्लड के द्वारा हो जाता है, बट आपका जो लिपिड है वो लिपिड आपके ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि विलाई में लैक्टियल प्रेजेंट होते हैं। जो लैक्टियल होते हैं वो आपके लिम्फेटिक वेसल्स में जाकर ओपन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी ये माइक्रोविलाई है, ठीक है, इसके अंदर आपका ये लिपिड्स आता है। ठीक है, ये लिपिड गया, यहाँ पर एक फैट का मॉलिक्यूल गया, या फिर आप कह सकते हैं फैटी एसिड गया। तो ये फैटी एसिड आपके प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। जब प्रोटीन के साथ बाइंड होगा तो क्या बनेगा, लिपोप्रोटीन बनेगा, लिपोप्रोटीन बनेगा, जिसको आप काइलोमाइक्रोन कहते हैं। अब इस लिपोप्रोटीन को भेजा जाता है, डायरेक्टली इसको नहीं भेज सकते, इस लिपोप्रोटीन को आपके लिम्फेटिक वेसल्स में भेजा जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स में भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है, आपके लैक्टियल के द्वारा। ठीक है, और फिर आपकी सेल्स तक इसको पहुंचाया जाता है। लिपिड का आप स्टोर कर लेंगे, क्योंकि इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं आपके फैट के फॉर्म में, इसको एनर्जी के रूप में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करें, जैसे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बना, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या बना, अमाइनो एसिड बना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बना, और हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज बना। तो इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं। अमाइनो एसिड जो है आपके स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए यूज किया जाता है, आपके सेल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो है उससे आप
के रूप में उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फैट के रूप में आप उसको स्टोर कर सकते हैं, इससे एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसी से आप ग्लूकोज भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की बात करी जाए तो ग्लूकोज को आप एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट है, अब इनका से आपकी सेल जो है वो यूज कर सकते हैं। अब मैंने जो लास्ट पार्ट आपको बताया था यहाँ पर इसके बारे में, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं सक्सेस एंटेरिकस मतलब कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो ये हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेप्टाइडेजेस मतलब कि यहाँ पर पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो आपने देखा एंजाइम कौन सा है, पेप्टाइडेजेस, जिसने किसका ब्रेक डाउन किया, पेप्टाइडेस, यानी कि जो मैंने डाइपेप्टाइडेज आपको बताए थे उसका। सुक्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पर सबस्ट्रेट सुक्रोज को ब्रेक डाउन किया जा रहा है बाय सुक्रेस और क्या बन रहा है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो माल्टोज आपका था जो कि माल्टेज के द्वारा ब्रेक हो रहा है, लैक्टोज जो है वो लैक्टेज के द्वारा हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बन रहा है। फिर यहाँ पर डेक्स्ट्रीज, डेक्स्ट्रीन, माल्टोज एंड माल्ट्रियोज को देखेंगे तो उसके लिए डेक्स्ट्रीनेज प्रेजेंट होता है और वो ग्लूकोज में उसको तोड़ देता है। फिर ट्राइग्लिसराइड के लिए आपके पास में क्या है, इंटेस्टाइनल लाइपेज है जो कि उसको फैटी एसिड में तोड़ देगा, ग्लिसरोल में तोड़ देगा। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। तो समझ में आया, आज की क्लास में हमने समझा आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में, इनका डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो सारी प्रोसेस हमने समझे। अब इनके बारे में हम डिटेल समझेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड समझेंगे, वहां पर मैं आपको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन स्पेशल इनके बारे में बताऊंगी और मेटाबॉलिज्म के बारे में भी हम बात करेंगे। अब हमारा बचता है यहाँ पर लास्ट आपके दो ऑर्गन, लीवर और पेनक्रियास, जो कि हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। लीवर और पेनक्रियास का क्या स्ट्रक्चर होता है, उनका क्या फंक्शंस होता है, इसके अंदर उसका क्या रोल होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब लास्ट देखो, हमने पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस पढ़ लिया। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस के बाद में लास्ट स्टेप्स क्या होती है, इमल्सिफिकेशंस। ठीक है, सॉरी, एसिमिलेशंस। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे बचे हैं वो हमारे सेल का पार्ट बन जाता है, सेल के अंदर उनका यूज हो जाता है। फिर लास्ट में आपकी लास्ट स्टेप आती है, वो होता है इजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जो मैंने प्रोसेस आपको बताई थी उस प्रोसेस में आपका यहाँ पर क्या हुआ था, उस प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इंजेशन किया, क्या किया, इंजेशन। ठीक है, सबसे पहले फूड को आपके माउथ के अंदर लिया, फिर क्या होता है, स्टमक में उसका डाइजेशन हुआ, माउथ में भी हुआ, स्टमक में हुआ, इंटेस्टाइन में हुआ। डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है, आपका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में आपके जो न्यूट्रिएंट है वो आपके सेल का पार्ट बन जाते हैं। देन फिर आप एनस के द्वारा क्या करते हैं, फूड को इजेशन कर देते हैं। इजेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। तो यही पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पर खत्म होता है। अब हमें इसके कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे और लिवर और पेनक्रियास के बारे में भी अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके आने वाली नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।